नमस्कार साथियों, मैं श्रीमती आशालता पाठक सेवानिवृत्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हूँ। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से सेवानिवृत्त हुई हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कृषि पद्धति के ऊपर और उसका विषय है समेकित कृषि प्रणाली। जैसा कि हमको पता है कि आज हमारा कृषि उत्पादन बढ़ तो रहा है, मगर हमको बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और वो चुनौतियाँ, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, सब्जी सभी को उपलब्धता कराना, और इन सब के साथ वो गुणवत्तापूर्ण भी हो। धीरे धीरे हमारी कृषि जो भूमि है उसका उपजाऊपन कम हो रहा है, और उपजाऊपन कम होने से भी हमारे पास चैलेंजेस हैं। कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर उसमें कम हो रहा है, उत्पादकता कम हो रही है, कहीं बढ़ रही है, कहीं कम हो रही है। जहाँ प्रयास हो रहे हैं समेकित, वहाँ तो हम काम कर पा रहे हैं, मगर अभी बहुत सारा क्षेत्र हमारा ऐसा छूटा हुआ है कि जहाँ हमको अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। और जो हमारे पास चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं कि हमारी कृषि भूमि कम हो रही है, जोत के आकार छोटे हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी पद्धति पे जाना और उसको उपयोग करना कि जो हमारे लिए कृषि उत्पादन तो बढ़ाए, साथ ही कृषकों की आय में भी वृद्धि करे और हमको एक से अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त हो सके। तो चलिए अपन आज चर्चा करते हैं समेकित कृषि प्रणाली पे। इस विषय को 5 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है: समेकित कृषि प्रणाली का परिचय एवं पृष्ठभूमि, बहुआयामी खेती मॉडल, समेकित कृषि प्रणाली का महत्व और वर्तमान प्रासंगिकता, समेकित कृषि प्रणाली के प्रमुख घटक, समेकित कृषि प्रणाली, लाभ, प्रभाव एवं कृषि जलवायु। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं परिचय पे कि समेकित कृषि प्रणाली जो है खेती की आधुनिक तकनीकी है। हालांकि ये पुरानी तकनीकी नहीं है, ये कि नया कोई अपन ने इसको लाए हो, ये पद्धति हमारी पुरानी है, मगर उसकी महती आवश्यकता आज हमारे जो चुनौतियां हैं जिसकी हमने चर्चा की उनको देखते हुए बढ़ जाती है, और इस पे कहीं ना कहीं हमको फोकस करना पड़ेगा। इस तकनीकी में खेती के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य है, वेजिटेबल है, मशरूम है, फॉरेस्ट्री क्रॉप है, मैन्योर है, पोल्ट्री है, गोट्री है, डेयरी है, हनी बी है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में सभी तरह की क्रॉप्स आ जाती हैं, जैसा कि हम फल उत्पादन, फूल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, ये सारी चीज़ें हमारी उसके अंतर्गत आ जाती हैं। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने में मदद मिलेगी, और आसान भाषा में कहें तो समेकित कृषि में खेती के सभी घटकों को शामिल किया जाता है, जिससे किसानों को साल भर आमदनी होती रहे। क्योंकि एक बार जब फसल कट जाती है फिर पड़ती पड़ी रहती है भूमि। यदि रेनफेड है, वर्षा आधारित है, तो वो एक ही बार बो के रह जाता है। सिंचाई का साधन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 फसलें लेगा, और ज़्यादा सिंचाई का साधन है तो लगातार तीसरी फसल लेगा। मगर उसके साथ यदि वो कृषि उत्पादन के अन्य घटकों का उपयोग करे तो उसके लिए कहीं ना कहीं आमदनी में मदद होगी और आय भी बढ़ेगी। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि समेकित कृषि प्रणाली खेती का एक आधुनिक, बहुआयामी और संसाधन कुशल दृष्टिकोण है। समेकित कृषि प्रणाली क्या है, इसको विस्तार से हम समझते हैं। जब एक दूसरे के पूरक व पारस्परिक लाभों के संयोगों को अपनाकर कई तरह की कृषि उपायों का उत्पादन किया जाता है तो इसे समेकित कृषि प्रणाली का नाम दिया जाता है। एक दूसरे के पूरक एवं पारस्परिक लाभों का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया, चलिए एक मैं आपको फॉर्म का उदाहरण बताती हूँ जो मैंने देखा था जब सर्विस में थी। सिहोदा ग्राम है जबलपुर के पास, उसमें किसान ने क्या किया था, लगभग 1.5 एकड़ उसके पास भूमि थी, और उस 1.5 एकड़ भूमि में उसके पास थोड़ा सा तालाब का भी हिस्सा था, जिसमें उसने अपने 3 लेयर में मत्स्य उत्पादन भी हो रहा था। ऊपर उसने एक मचान सा बना दिया था जिसमें उसने कुछ मुर्गियों का मुर्गी पालन किया था, और मुर्गी पालन का जो भी वेस्ट होता था, उनका बीट जो भी गिरता था, वो नीचे मछलियों के भोजन के काम में आता था। साथ में ही उसने सब्जियां लगाई हुई थी, और लगभग 1 एकड़ में उसने फसल उत्पादन उसका होता था। मेड़ पे उसने अलग फसल लेता था, वो अरहर लगा देता था,
खरीफ सीज़न में, बाकी बीच के उसमें उसने अपना 1 एकड़ में सब्जी उत्पादन और फसल के लिए उसने बांट के रखा था। तो इस प्रकार से एक चीज़ दूसरी चीज़ के उपयोग में आती थी। सब्जियों का वेस्ट निकलता था, वो पशुओं के काम में आ जाता था। पशुओं का जो कंपोस्ट निकलता था वो आपके फसल के ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में आ जाता था। तो आप ऐसे देखेंगे तो इस तरह के फॉर्म आपको उदाहरण के लिए आपके ज़िलों में मिल सकते हैं, जो आपके लिए एक पॉइंट रहेगा कि हम अपने किसानों को वहाँ ले जाके दिखाएं कि किस तरह से कम ज़मीन में भी अपन अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो जब एक दूसरे के पूरक एवं पारस्परिक लाभों के संयोग को अपनाकर कई तरह के कृषि उपाय का उत्पादन किया जाता है तो इसे समेकित कृषि प्रणाली का नाम दिया है। मछली के तालाबों के साथ सुअर पालन और कुक्कुट पालन का संयोग है। हालांकि सुअर पालन अपने यहाँ वो नहीं है, पर एक उदाहरण के लिए रखा है कि आप अपने यहाँ नहीं हो सकता, सुअर पालन उतना प्रचलित नहीं है मध्य प्रदेश में, मगर इसकी जगह अपन कोई और चीज़ भी ले सकते हैं। मछली उत्पादन हेतु एक उल्लेखनीय पोषक संसाधन निर्मित करता है, जो मछली के आहार तथा तालाब को उर्वर बनाने की 50% से अधिक लागत को कम करता है। अभी मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया था। एक स्थानीय और प्रणाली जनित व्यर्थों के संयोग पर टिकी रह सकती है, जिसमें कुक्कुट बीट, पशु गोबर, सुअरों के बचे हुए आहार तथा पोषक समृद्ध मछली तालाब जल लागत मूल्यों में कमी लाते हुए वापस सीधे खेत में पहुंचा दिया जाता है। मछली पालन, कृषि, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, खरगोश पालन, बकरी, सिंचाई साधन इत्यादि उपयुक्त कृषि उपांगों के संयोग को एक दूसरे के साथ अपन समेकित कर सकते हैं, जो कि उनकी स्थानीय उपलब्धता, संभावना और लोगों की आवश्यकता पर निर्भर करता है। जो जहाँ प्रचलित हो, जो लोग जो खाते हों, जहाँ जिस चीज़ का उपयोग किया जा सकता है, उस प्रणाली को अपन, उस घटक को अपन उपयोग में ला सकते हैं और उनको एक से अधिक घटकों का उपयोग करने के लिए अपन सलाह दे सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि पूरक कृषि घटक एक साथ मिलकर एक चक्रीय और लाभकारी उत्पादन प्रणाली बनाते हैं। महत्व देखते हैं अपन कि क्या महत्व है, क्योंकि जब भी हम किसानों के बीच में जाते हैं और उनको कोई चीज़ समझाते हैं तो सबसे पहले उनका पिन पॉइंट रहता है फाइनेंशियल, वित्तीय आधार, क्योंकि बढ़ती हुई खाद की कीमतें, उसकी उपलब्धता, उसके लिए उनके प्राप्त करने के लिए, समय से प्राप्त करने के लिए बीज, खाद, उसकी जो उनकी जद्दोजहद रहती है, उसको अपन पिन पॉइंट करें और उनको महत्व बताएं तो वो जल्दी ही उसके लिए तैयार होते हैं। क्योंकि जहाँ बात वित्तीय जुड़ती है तो व्यक्ति का ध्यान, किसानों का ध्यान उस चीज़ पे जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं हमें कुछ लाभ हो और जो पास में संसाधन है उसका भरपूर उपयोग हो सके। इस तकनीकी में किसान अपने मुख्य फसल के साथ साथ मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम, सब्जी, फल, मशरूम की खेती एक साथ एक ही ज़मीन पे कर सकते हैं। इनमें से कोई भी 2 कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन लेके करा जा सकता है। इसमें एक घटक दूसरे घटक के उपयोग में लाया जाता है, जिससे किसान अपने एक फसल पर निर्भरता कम करके उसके घाटे की संभावनाओं को भी कम कर सकते हैं। अब एक घटक का उपयोग दूसरे घटक में कैसे? मान लीजिए पशुपालन भी हो रहा है साथ में और खेती भी हो रही है। समेकित कृषि प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि हमारे पास एक जो घटक है फसल का, वो दूसरे घटक में उपयोग कर सकते हैं और बेहतर जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनका बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। क्योंकि कृषि के साथ प्रबंधन जोड़ना पिछले कुछ दशकों में चालू हुआ और ये अत्यावश्यक है कि हम उसको मैनेजमेंट से, प्रबंधन से नहीं जोड़ते थे। वास्तव में कृषि हमारे देश की रीढ़ है और इसमें प्रबंधन की महती आवश्यकता है। तो हम संसाधनों का प्रबंधन इस प्रकार से करें कि वो हमें अधिक से अधिक लाभ दें। इसमें किसान अपने एक फसल पर निर्भरता कम कर अथवा उसके घाटे की संभावनाओं को भी कम कर सकते हैं। लगातार बढ़ती जनसंख्या और कम होती प्राकृतिक संसाधनों के कारण किसानों को भी अपने तरीके और तकनीकी दोनों में बदलाव करने की आवश्यकता है। जहाँ तक हमने बात करी बढ़ती हुई जनसंख्या कि हमारी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या की पूर्ति करने के लिए आपको पता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को लॉन्च किया गया था, RKVY योजना लाई गई ताकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सकें। और इन दोनों की सहायता से कहीं ना कहीं जब ये योजना लाई गई थी उसमें
2020 तक जितनी हमारी जनसंख्या है उसकी खाद्यान्न आपूर्ति के उद्देश्य से ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चालू किया गया था, जो कि हमारे यहाँ निरंतर है। तो ये निर्भरता हम बढ़ाने के लिए और जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं उनको किस तरह से हम उपयोग करें, उतने ही 1 एकड़ में ही हम किस तरह से उसको इस तरह से प्रबंधन करें कि हम फसल उत्पादन भी कर लें और कोई दूसरा घटक है, और यदि हमारे पास तीसरे घटक की भी संभावनाएं हैं तो हम तीनों का को एक साथ उपयोग करें उसका उस तकनीकी का और उत्पादन बढ़ाएं। इस समेकित कृषि को IFM मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, इसे अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कहते हैं। समेकित कृषि प्रणाली भारत में कृषि योग्य भूमि और के औसत आकार में निरंतर गिरावट आ रही है कि औसत आकार हमारा कम होता जा रहा है, एवरेज जो है, और उसका भी कारण हैं बहुत सारे कि पहले बड़ी फैमिली होती थी, धीरे धीरे क्या हुआ कि न्यूक्लियर फैमिलियाँ हुई, न्यूक्लियर फैमिली हुई, जोत का आकार छोटा होता गया और छोटे जो खेत होते हैं उनमें मैनेजमेंट थोड़ा सा लागत अधिक होती है तो लोग उतने रुचि से करते भी नहीं हैं, और वो भी एक पलायन का कारण भी बनता है कि 2 एकड़ 2.5 एकड़ भूमि बचती है तो उसका मैनेजमेंट उनको नहीं समझ में आता, 1 फसल बो दी 2 फसल बो दी कितना निकलेगा करके, ये एक पलायन का भी बहुत बड़ा कारण है। और भूमि के औसत आकार में गिरावट हो रही है, ये तो आप क्योंकि फील्ड में अपन काम करते हैं, अपन देखते रहते हैं, डे टू डे डाटा जो हमारे पास आ रहा है, कृषि की हमारी जो सांख्यिकी आती है उसमें हमारे पास ये जानकारी आती है कि कितना जोत का आकार किस तरह से कम होता जा रहा है, और साथ साथ हमारी उपजाऊ भूमि भी कम हो रही है। ये खतरे का संकेत है। छोटे किसान खेती से होने वाले आय से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में असमर्थ हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या निर्धन है और कृषि पे बेस्ड है, अपन उसको ये कह सकते हैं। ये स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है क्योंकि किसी न किसी वर्ष मानसून की अनिश्चितता रहती है। हर वर्ष हमको मानसून सही ढंग से नहीं मिलता, कभी अधिक वर्षा हो जाएगी, कभी कम वर्षा हो जाएगी। मान लीजिए वर्षा हो गई, सब हो गई तो कोई डिसीज़ का एपिडेमिक आ गया। मतलब हमारे पास कृषि उत्पादन के साथ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं और उन चुनौतियों को अपन को किस तरह से प्रबंधन करना है। खाद्यान्न को बढ़ावा दें, तिलहन को बढ़ावा दें, हमारी जो और पद्धतियां हैं समेकित कृषि की है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग जिसको अपन कह रहे हैं, और मिश्रित खेती करें। किस तरीके से उन फसलों का रकबा बढ़ाएं जिनकी हमें आवश्यकता है। मान लीजिए तिलहन का रकबा बढ़ाने के लिए बहुत सारे मध्य प्रदेश में तेज़ी से काम हुआ, और सरसों का क्षेत्र जहाँ पहले कभी सरसों होती नहीं थी, छिंदवाड़ा जैसे क्षेत्रों में और भी ज़िलों में, वहाँ भी सरसों को लगाना चालू किया कि कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों की आपूर्ति कर सकें। तो इसीलिए जब हमने देखा कि हमारे पास उत्पादन कम है, हम आत्मनिर्भर कैसे बने, और आत्मनिर्भरता की स्थिति के लिए हमें कहीं ना कहीं ये सोचने पर विवश होना पड़ा कि हम कौन सी पद्धतियों को अपने किसानों के बीच लेके जाएं, उनको प्रमोट करें, उनको समझाएं कि भाई ये आप करेंगे तो कहीं ना कहीं उत्पादन में वृद्धि होगी, साल भर आपको उत्पादन किसी न किसी चीज़ का मिलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि की वजह से प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि में भी गिरावट आ रही है। साथ ही उर्वरक, जलकर्षण और विद्युत की दरों में वृद्धि ने कृषि में होने वाले खर्चों पर में कहीं ना कहीं वृद्धि की है। भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि की संभावना नगण्य है, क्योंकि हमें यदि भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाना होगा तो कहीं ना कहीं हमें जंगल काटना पड़ेंगे, तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें पर्यावरण का भी संतुलन रखना है, और हमको जो हमारे पास उपलब्ध है संसाधन उसमें हमको काम करना है। तो हम अपने क्षेत्र में इस चीज़ को ध्यान रखें कि हम कहाँ कहाँ इन चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, और फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस चीज़ पे हम किसानों को फोकस करें। विभिन्न कृषि संस्थाओं को समेकित कर क्षेत्रफल में वृद्धि की जा सकती है। इसी कारण कृषकों के सुनहरे भविष्य और आय में वृद्धि के फलस्वरूप इनका आर्थिक स्तर भी ऊंचा उठेगा। विभिन्न कृषि संस्थाओं को समेकित कर क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे की जा सकती है? जैसे हम बात कर रहे हैं कि 1 एकड़ में मान लो किसान सोयाबीन लगा रहा है, या धान लगा रहा है, या गेहूँ और थोड़ा बहुत चना लगा रहा है,
और उसी 1 एकड़ में अपन उसको इस तरीके से व्यवस्थित कर दें कि हम कुछ स्थान में सब्जी लगा लें या साथ में पशुपालन कर लें, तो उससे क्या होगा कि उसी भूमि को और तीसरी फसल के रूप में हम कोई अन्य फसल ले लें, फ्लावर प्रोडक्शन कर लें, तो उसी 1 एकड़ की जो उत्पादकता उसको 1 फसल लगाने से या 2 फसल लगाने से मिल रही है, उसमें वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलने लगेंगी। दुग्ध उत्पादन भी हो रहा है, कंपोस्ट भी बन रही है, तो वहाँ उसका पैसा बच रहा है। और साथ ही साथ दूसरा कि हम यदि कोई और फसल ले रहे हैं, तीसरी फसल ले रहे हैं, तो उतने ही क्षेत्र में 1 फसल और हो रही है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि बदलती जलवायु, सीमित भूमि और आर्थिक चुनौतियों में समेकित कृषि एक स्थायी समाधान प्रस्तुत करती है। छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए फसल उत्पादन, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, रेशम पालन, दुग्ध व्यवसाय, उद्यानिकी, जैविक खाद और कृषि को मिलाकर एक उपयुक्त समेकित कृषि प्रणाली विकसित की गई है। फसल उत्पादन जिले की मुख्य एवं कम अवधि वाली फसलों के साथ साथ समेकित कृषि प्रणाली के अन्य घटकों जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, सब्जी उत्पादन एवं मत्स्य पालन किया जा सकता है। फसल के साथ साथ जब फ्लावर प्रोडक्शन होता है, जब सरसों की फसल लगी हो, जो भी फसलों से अपन शहद इकट्ठा करवा सकते हैं, तब अपन उनके कॉलोनियों के बक्से वहाँ रख सकते हैं और उसमें उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार अपने को थोड़ा कठिन लगने लगता है कि बोल तो रहे हैं, सहज तो लग रहा है कि समेकित कृषि प्रणाली का उपयोग करना चाहिए, ये करना चाहिए। प्रैक्टिकली उसको व्यवहार में जब हम लाते हैं तो हमें कई दिक्कतें आती हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास अनेकों उदाहरण हैं कि जब हमने कृषकों को ये बताया है कि मेड़ पे आप गेंदा लगा लो, साथ में आप मधुमक्खी पालन के लिए बक्से रख लो, तो एक साथ उसको फसल, फूल उत्पादन हो गया, उसका जो फसल लगा रहा है वो उत्पादन हो गया और मधुमक्खी का भी उसका उत्पादन हो गया। इसी प्रकार से हम पशुपालन के लिए बोलें तो आज हमारे पास छोटा पशुओं की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक अपन ध्यान में रखते हुए कि जब पशुओं का वो पशुपालन साथ में करने लगेंगे तो उससे ये होगा कि उनको लगने लगेगा कि हाँ ये उपयोगी है, इसका इसमें उपयोग करें, इसका इसमें उपयोग करें, तो कहीं ना कहीं उससे भी हम निजात पाएंगे। क्योंकि ट्रैक्टर और सारी चीज़ों का उपयोग होने से कहीं ना कहीं जो निर्भरता पशुओं पे थी खेती के लिए वो कम होती जा रही है। और उसमें क्या हुआ, किसान आलस में फिर जो 2-4 गाय रखता था उसने वो भी बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी पुरानी पद्धतियों पे उनको लौटाना है, और वो लौटाने का सबसे बड़ा कारण है कि हमें उनकी आय बढ़ाना है, अधिकतम क्षेत्रफल जो उसके पास उपलब्ध है उसमें उसकी उत्पादकता बढ़ाना है, और इन सब के साथ साथ हमको पर्यावरण का भी संतुलन रखना है। तीसरी, हम आजकल हमारा मिशन के रूप में केंद्र सरकार की योजना है नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग पे जब हम बात करते हैं तो जब हम समेकित कृषि प्रणाली और नेचुरल फार्मिंग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है कि जहाँ हम कंपोस्ट का उत्पादन होगा, पशुधन होगा और फसल भी होगी, तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप ऑटोमेटिकली वो नेचुरल फार्मिंग में आपका फॉर्म बदल सकता है। एक घटक का दूसरे घटक में उपयोग करने का अपन ने बात करी थी। एक ये उदाहरण है कि कहीं ना कहीं जो अपने न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रही है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो कंपोस्ट निकल रहा है उसके न्यूट्रिएंट हम फसल में दे रहे हैं, फिर जो फॉरेज क्रॉप हम साथ में लगा रहे हैं उसमें वो उसके जो क्रॉप रेसिड्यूज़ हैं वो क्रॉप रेसिड्यूज़ अपने लाइव स्टॉक के काम में आ रहे हैं, और इस प्रकार से ये साइकिल चलती जा रही है कि हमारी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है वो भी हमको उपलब्ध होती जा रही है, जिससे हमारे खाद का और इसका जो उर्वरक हम बाज़ार से खरीदते हैं उसमें हमारे कमी होगी, और साथ में जो फॉरेज क्रॉप हो रही है वो उनके लिए चारे का काम कर रही है। मत्स्य पालन, कृषि योग्य भूमि का निरंतर घटता क्षेत्रफल किसानों के फसल उत्पादन पर सीधा प्रभाव डाल रहा है, जो उन्हें अन्य विकल्पों की तरफ जाने को प्रेरित कर रहा है। और अन्य विकल्पों की तरफ जाने के लिए कई किसान इच्छा तो रखते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन चाहिए और उनको गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। मान लीजिए उनको मत्स्य पालन ही करना है तो उनको तालाब बनाने में सहायता चाहिए, मत्स्य पालन उनके तालाब में होता रहे, वो गाइडेंस अपने को चाहिए, वहाँ गाइडेंस की अपने को व्यवस्था करना है। साधारण तौर पे होता ये है कि एक ही क्षेत्र में मत्स्य विभाग भी काम कर रहा है, पशु पालन विभाग भी काम कर रहा है, कृषि विभाग भी काम कर रहा है, और
उद्यानिकी विभाग भी काम कर रहा है और अब हमको काम करवाना है, हम बात कर रहे हैं उससे समेकित कृषि प्रणाली की, हमें उसको करवाना है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो अब इसमें कैसे समन्वय स्थापित हो, क्योंकि मत्स्य वाला अलग जा रहा है, आप अलग जा रहे हैं हमारे कृषि विभाग के लोग, और पशुपालन वाला अलग जा रहा है, मगर हमें यही समन्वय की आवश्यकता है कि जब हमको फसल उत्पादन के साथ उसको मत्स्य के लिए भी प्रेरित करना है और उसको बताना है कि आप ये भी अपना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको स्वयं भी समन्वय स्थापित करना पड़ेगा विस्तार कार्यकर्ताओं से जो दूसरे विभाग से हैं। तो उनसे समन्वय स्थापित करके हम मत्स्य पालन के लिए उसको प्रेरित कर सकते हैं। जागरूक किसान फसल के साथ साथ मत्स्य और पशुपालन अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर ही रहे हैं। ये मगर अपने को ये कम उदाहरण मिल रहे हैं। अपन चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक जहाँ जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिस तरह के संसाधन उपलब्ध हैं, उनको हमको बढ़ाना है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है, जो अपन यदि मत्स्य पालन, पशुपालन और फसल उत्पादन साथ में कर रहे हैं, कि पशु अपशिष्ट को पुनरांतरण करके फसलों के लिए जैव खाद और मछलियों के लिए भोजन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कृषि में होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। मत्स्य पालन के लिए किसान के पास तालाब, जलाशय या अन्य जल स्रोत होने चाहिए जिसमें वो मत्स्य पालन कर सके। अभी अपन अपने यहाँ मत्स्य पालन कम क्षेत्र में किया जाता है। अधिकतर बांध वाले क्षेत्रों में बांध में मछलियों का पालन होता है। कृषक संस्थाओं को मत्स्य पालन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 40 से 90% की सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें मत्स्य पालन में वृद्धि करके ग्रामीण युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान कर सकें। तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस विभाग की कौन सी योजना के अंतर्गत उनको हम लाभ दिलवा सकते हैं। इसी तरह दुग्ध व्यवसाय, दूध के ऊपर भी, दुग्ध उत्पादन पे भी अपने यहाँ सफ़ेद क्रांति के रूप में काम हो रहा है। बहुत सारी योजनाओं में अपन ने देखा, नेचुरल फार्मिंग में भी बढ़ावा देने के लिए गौशालाओं का भी निर्माण किया जा रहा है और प्रेरित किया जा रहा है किसानों को कि यदि वो एक गाय रखते हैं, देशी गाय, तो उनको कुछ उसके चारे के लिए कुछ सहायता भी दी जाएगी। मगर अभी वो पूरी तरह से फिजिबल नहीं है, मगर हम कोई लालच नहीं देके अपने ही आप उसको ये समझा सकते हैं कि यदि आप 2-3 गाय यदि पालोगे साथ में, तो आपको इसका दूध तो घर में मिलेगा ही और कंपोस्ट भी हमको मिलेगी, जो कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में आपके ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएगी और दूध की उपलब्धता रहेगी आपको वर्ष भर, और कहीं ना कहीं आपको खाद उर्वरक बाजार से कम खरीदना पड़ेगा। दुग्ध व्यवसाय किसी भी देश के कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है और सकल कृषि उत्पादन में इसका द्वितीय योगदान है। विगत वर्षों में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादन में हमारे यहाँ देश में वृद्धि हुई है। श्वेत क्रांति के द्वारा अनुसंधान संस्थाओं, विस्तार संस्थाओं, उत्पादन और विपणन नेटवर्क, बैंकिंग संस्थाओं द्वारा उचित ऋण की सुविधा व दुग्ध उत्पादकों द्वारा नवीन तकनीकों के प्रयोग से भारत विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बन गया है। पर फिर भी हमको अभी भी दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है। दुग्ध व्यवसाय ने ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक रोजगार उत्पन्न किया है। ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों में भी रोजगार के सुअवसर प्रदान किए गए हैं। उसमें यदि हम किसानों को और मोटिवेट करेंगे तो वो भी दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़ के और अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। रेशम पालन है हमारे यहाँ, हालांकि रेशम पालन का क्षेत्र कम है। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था तो छत्तीसगढ़ में हमारा काफ़ी क्षेत्र जो वो है वहाँ रेशम पालन का, मगर अभी भी मंडला में, होशंगाबाद में रेशम पालन पे काम हो रहा है। रेशम पालन विभाग लगातार इसमें काम कर रहा है। भारत का चीन के बाद कच्चे रेशम के उत्पादन में भी द्वितीय स्थान है, जबकि कच्चे रेशम और रेशमी वस्त्रों के सर्वाधिक उपभोक्ता भारत में ही है। आप देखो हर जगह जाएं, हर जगह का सिल्क आप देखिए, साउथ में जाइए, अपने छत्तीसगढ़ में जाइए, असम में जाइए, तो हर जगह का सिल्क मशहूर है। यह व्यवसाय आमतौर पर किसानों, संस्थाओं और बुनकरों के लिए पसंद का व्यवसाय है, क्योंकि इसमें कम निवेश पर बहुत अच्छी आमदनी होती है और मलबरी के उद्यान का रखरखाव भी सस्ता है। हमारे यहाँ अधिकांश जो रेशम पालन हो रहा है मध्य प्रदेश में, मलबरी पे ही हो रहा है। मलबरी यानी शहतूत का पौधा, शहतूत पे ही हो रहा है। पूरे वर्ष के लिए ट्यूबवेल सिंचित भूमि में उपयोगी है, जबकि वृक्षारोपण के लिए शुष्क भूमि उपयोगी है। बागवानी या उद्यानिकी से भी हम
फसल उत्पादन के साथ इसका भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं या पशुपालन के साथ इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। भारत विश्व में फल तथा सब्जी के उत्पादन में द्वितीय है। फल, सब्जी, कंद और प्रकंद फसल जो रहती हैं, सजावटी पौधे हैं, औषधि पौधे हैं, मसाले हैं आदि लगाकर किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है। तो ये देखना हमारा काम है कि हम किस तरह के कॉम्बिनेशन, किस तरह के संयोग घटकों के बताएं किसानों को। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। बायोमास जो किसानों को पुआल, पत्ती और तने के रूप में प्राप्त होता है, उसका उपयोग पशु के चारा के रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में होता है। पशुओं का गोबर भी एक अन्य बायोमास का उदाहरण है, जो कि कुछ दिनों में जीवाणुओं से अपघटन होकर, डिकम्पोज होकर वो हमारे कंपोस्ट में बदल जाता है और ऑर्गेनिक मैटर में बदल जाता है और उसका उपयोग हम कर सकते हैं। गोबर का दूसरा उपयोग बायोगैस संयंत्र में भी है। हालांकि गांव में आजकल सस्ती बिजली अपन प्रमोट कर रहे हैं, गांव में आजकल अपन ने सोलर का भी वो दे दिया है, तो हो सकता है बायोगैस हर जगह फिजिबल नहीं हो और हर जगह नहीं हो, मगर यदि विकल्प के तौर पर कहीं हम उपयोग कर सकते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि उसके यहाँ पशुधन ज़्यादा है, सोलर में उतना खर्चा आएगा, बायोगैस वो आसानी से बना सकता है, तो हम उसको समय, परिस्थिति, वातावरण और संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए उसको सजेस्ट कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन पर मैंने बात करी। वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की बड़ी भागीदारी देश को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में परिलक्षित करती है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संसाधन व विपुल संभावनाएं विद्यमान हैं, जिनका सदुपयोग करके आर्थिक विकास को त्वरित गति प्राप्त की जा सकती है। दूसरी तरफ बढ़ती जनसंख्या दबाव ने देश में बेरोजगारी की समस्या को भी गहरा दिया है। इससे आवश्यक हो गया है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मानव संसाधन को स्व उद्यम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग के अंतर्गत मधुमक्खी पालन से स्वरोजगार के क्षेत्र में अच्छे अवसर विकसित होने की संभावनाएं हैं। अब आप देख लीजिए कि कोई शायद ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा जहां शहद उपयोग नहीं होता होगा, और शहद थोड़ा महंगा भी है। तो यदि स्थानीय तौर पे हमारे पास ऐसी संभावनाएं हैं और हम यदि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देते हैं, तो दो तरह की बातें होंगी। एक तो कहीं ना कहीं रोजगार से हम जोड़ेंगे, क्योंकि मधुमक्खी पालन होने से जो शहद इकट्ठा होगी उसको साफ करके, पैकेजिंग करके, उसकी मार्केटिंग कराना, मार्केटिंग से लिंक करके हम कहीं ना कहीं रोजगार, तो आप इस चीज़ को भी, मधुमक्खी पालन भी अपन उनको फसल उत्पादन के साथ साथ करवा सकते हैं, ताकि मधुमक्खियों के लिए शहद कहाँ से इकट्ठा हो, उस पर की उपलब्धता रहे उनको, और फूलों का यदि खेती हो रही है तो लगभग साल भर उसकी उपलब्धता रहेगी मधुमक्खियों के लिए भोजन की। और इस तरीके से हम दो चीज़ों को एक साथ संयोग करके किसानों को बता सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि फसल, पशुधन, मत्स्य, बागवानी और जैविक संसाधन जैसे घटक मिलकर उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाते हैं। समेकित कृषि तंत्र के लाभ वैसे तो अपन डिस्कस करते ही जा रहे हैं, चर्चा करते ही जा रहे हैं, मगर फिर भी खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं जनसंख्या का भरण पोषण, कार्बनिक अपशिष्ट रूपांतरण के द्वारा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना। आपने पढ़ा होगा सॉइल इरोजन से ऊपर की उपजाऊ भूमि निरंतर कम होती जा रही है, क्योंकि मिट्टी बह जाती है तेज हवाओं में, कटाव होते हैं, तेज पानी आ जाता है, उसमें मिट्टी बह जाती है। और ये हमें अच्छे से पता है, कृषि के स्नातकोत्तर होने के नाते हमारी उपजाऊ भूमि नीचे तक नहीं रहती, ऊपर की कुछ इंच की परतें ही हमारी उपजाऊ होती हैं और उनका लगातार क्षरण होता जा रहा है। तो यदि ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में रहेगा तो वो उसको बांधे रहेगा और क्षरण भी कम होगा। समेकित कृषि व्यवस्था से मिट्टी के क्षरण को भी रोका जा सकता है, क्योंकि वह व्यवस्था कृषि वानिकी को भी बढ़ावा देती है। उपरोक्त समेकित और गैर रोजगारों के साधनों से ग्रामीण जनता के आय में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप उनका जीवन स्तर ऊंचा उठता है। कृषि के विभिन्न उद्यमों जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन, मछली पालन, वानिकी इत्यादि को जब एक साथ इस प्रकार का समायोजन किया जाए कि वे एक दूसरे के पूरक हों, जिससे संसाधनों के क्षमता, उत्पादकता, लाभप्रदता में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वृद्धि की जा सके, समन्वित कृषि प्रणाली कहते हैं। क्योंकि ये स्वसंपोषित प्रणालियाँ अवशेषों के चक्रीय
रिसाइकिल होना। इस तरह से चक्रीय तथा जल एवं पोषक तत्व आदि के निरंतर प्रभाव पर आधारित है, जिससे कृषि लागत में कमी आएगी। वहीं दूसरी ओर लगातार आमदनी और रोजगार का सृजन होगा। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए कुछ कृषि प्रणालियां मैंने बताई हैं। आप इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन अपने क्षेत्र की आवश्यकता, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ के किस तरह की भूमि है, किस तरह जल की उपलब्धता है वर्ष भर, किस तरह के वहाँ संसाधन उपलब्ध हैं, किस तरह की मार्केटिंग फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, उनके आधार पर आप उसका चयन कर सकते हो। फसल और पशुधन कर सकते हैं, फसल और उद्यान भी कर सकते हैं, इसके साथ भी पशुधन कर सकते हैं। फसल है, मुर्गी पालन है और पशुधन का भी कॉम्बिनेशन है। सब्जी, पशुधन और फसल, मछली पालन, फसल और पशुधन का भी कर सकते हैं। फसल, पशुधन और कृषि वानिकी है। फसल, उद्यान और मधुमक्खी पालन है। कृषि वानिकी और चारा फसलें हैं। ये कुछ कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं, मगर इनको अपन अपने कृषि जलवायु क्षेत्र अपने जो हैं वहाँ क्या उपलब्धता है, वहाँ का एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशंस क्या हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम और कौन सी फार्मिंग सिस्टम अप्रोच वहाँ ली जा रही है, उन चीज़ों को अपन दृष्टिगत रखते हुए इन घटकों के संयोग से हम किसानों को ये बता सकते हैं किस तरह का समेकित कृषि प्रणाली के घटकों का उपयोग करें। और ये एक हमें एक विस्तार कार्यकर्ता के रूप में हमें एक चैलेंज के रूप में रहना चाहिए कि कम से कम हमारे एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी क्षेत्र में कम से कम 10 या 12 किसानों को हम प्रमोट कर सकें और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ सके। ये एक हम अपना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम ले सकते हैं कि हम किस तरीके से काम करवाएं। आपको कुछ उसमें राशि नहीं खर्च करना है, कहीं पैसा नहीं उनको देने की बात है, कहीं किसी योजना की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप स्वयं किसानों से बात करके, किसानों के समूह बनाकर और उनमें से कुछ किसान छांट कर दूसरे विभागों से समन्वय करके उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग करा के उनको हम समेकित कृषि प्रणाली की ओर ले जा सकते हैं। इससे आपको सहायता मिलेगी। समेकित कृषि प्रणाली आपने अच्छे से समझी होगी और किसानों को कहीं ना कहीं हम ये बताने के लिए सक्षम हैं इसको सुनने के बाद कि हम उनको समझा पाएंगे, उनको मोटिवेट कर पाएंगे और उनको चेंज कर पाएंगे। उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना मतलब कहीं ना कहीं वो अंदर से इस चीज़ को समझ जाएं और उसको व्यवहार में उपयोग करें। धन्यवाद। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि समेकित कृषि मिट्टी की उर्वरता, आय वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है तथा कृषि जलवायु के अनुसार फसल, पशुधन और मत्स्य के सही संयोजन से उत्पादन और संसाधन उपयोग में सुधार होता है। इस कोर्स में हमने जाना कि समेकित कृषि बहुआयामी खेती अपनाकर किसानों को स्थिर और सुरक्षित आय का अवसर देती है। फसल, पशुधन, मत्स्य और अन्य घटक मिलकर एक चक्रीय, कम लागत और उच्च उत्पादक प्रणाली बनाते हैं। यह मॉडल मिट्टी की उर्वरता, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करता है। कृषि जलवायु के अनुसार सही संयोजन अपनाने से उत्पादन और संसाधन उपयोग दोनों में सुधार होता। कुल मिलाकर यह खेती का एक टिकाऊ, लाभकारी और भविष्य उन्मुख दृष्टिकोण है। आशा ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और इस संबंध में हमने एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार की है जिसका आप जवाब देंगे, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और जो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। नमस्कार।